खत्म हुई और उसके बाद एग्जिट पोल्स के नतीजे देश के सामने हैं। असल नतीजों की तस्वीर साफ होगी 23 तारीख को, जब वोटों की गिनती होगी और उसके बाद तस्वीर साफ होगी कि जो एग्जिट पोल्स के नतीजे हैं वो असल नतीजों से मैच करते हैं या फिर नहीं मैच करते हैं। हालांकि इस वक्त देश में एग्जिट पोल्स के नतीजों को लेकर बहस चल रही है, उस पर सियासी उथल पुथल मची हुई है और अलग अलग दल और अलग अलग गठबंधन में अपने अपने हिसाब से संभावित विकल्पों पर रणनीति भी बनाई जा रही है। लेकिन इस बीच बहुत सारे लोग देश में ऐसे हैं जो ज्योतिष के हिसाब से ये जानना चाहते हैं कि आखिरकार अगली सरकार किसकी बनने जा रही है, किसकी राशि में पीएम बनने का योग है, भारतीय जनता पार्टी या फिर कांग्रेस या फिर यूपी। किसकी राशि में पीएम बनने का योग है, भारतीय जनता पार्टी या फिर कांग्रेस या फिर यूपीए या एनडीए। किसके सितारे क्या कुछ कहते हैं, कौन सत्ता में वापसी कर रहा है, किसके ग्रह और नक्षत्र और सितारे उसकी सत्ता में वापसी के मजबूत संकेत दे रहे हैं, ये बहुत सारे लोग ऐसा जानना चाहते हैं। इसीलिए हम ये खास शो लेकर आए हैं जिसमें हमारे साथ 3 अलग अलग विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ेंगे। पूजा भाटिया जी हमारे साथ जुड़ेंगी, नोना खन्ना जुड़ेंगी, उनसे हम बातचीत करेंगे और आपको बताएंगे कि ज्योतिष के हिसाब से 2019 चुनावों की तस्वीर क्या हो सकती है नतीजों को लेकर। आपको यह भी बता दें कि इंडिया न्यूज पॉलिसनेट ने जो एग्जिट पोल दिखाया था, इंडिया न्यूज पॉलिसनेट के साथ करीब करीब सभी एग्जिट पोल्स ने मोदी सरकार की वापसी की भविष्यवाणी कर दी। एनडीए पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में वापसी कर रहा है करीबन सभी एग्जिट पोल्स में। अब असल नतीजे 23 को आएंगे, लेकिन उससे पहले इंडिया न्यूज पर हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा शो जहां एस्ट्रोलॉजर बताएंगे कि देश में अगली सरकार किसकी बनने वाली है, अगला प्रधानमंत्री कौन बनने वाला है। ज्योतिषों के सबसे बड़े एग्जिट पोल में 542 सीट की असली भविष्यवाणी होगी। साथ ही आपको बताएंगे कि किसकी कुंडली में पीएम बनने का योग है। और चलिए आगे बढ़े, लेकिन परिचय सबसे पहले आपका मेहमानों से करवा देते हैं। हमारे साथ पूजा भाटिया जी हैं जो कि एस्ट्रोलॉजर हैं और वो बताएंगी कि किसके कुंडली में नक्षत्र है, योग है अगली सरकार बनाने का। नोना खन्ना जी है जो कि टैरो कार्ड के जरिए आपको भविष्यवाणी बताएंगी और साथ ही वर्णिका चौहान जी है, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं और वो नंबर्स के जरिए बताएंगी कि किसके नंबर्स मजबूत हैं, नंबरों का खेल किसके पक्ष में है। तो चलिए इस शो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पूजा भाटिया जी मैं आपके पास आता हूं और सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि आप नतीजों की तस्वीर आप देश के सामने रखें कि आखिरकार क्या सीट प्रोजेक्शंस आपके हिसाब से एनडीए, यूपीए और अदर्स का। देखिए, जो सीट्स का प्रोजेक्शन है, अगर मैं ज्योतिष की गणना के अनुसार देखती हूँ तो एनडीए की 300 से 330 के बीच में आंकड़े नजर आ रहे हैं कि इतनी सीटें इनको मिलने की संभावनाएं हैं। यूपीए की सरकार की अगर हम बात करें तो 100 से 120 के आसपास इनकी सीटें नजर आ रही हैं और अदर पार्टी की अगर हम बात करते हैं तो इनकी 75 से 120 के बीच में सीटें नजर आ रही हैं और इन्हीं सीटों की बदौलत हमें एनडीए का बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। मैं चाहूंगा जरा इसे आप एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से दर्शकों को समझाएं कि आखिरकार आपने इतनी सीटें दी हैं, पूजा जी, तो इसके पीछे वजह क्या रही, एस्ट्रोलॉजी के जरिए जरा बताएं। जी जरूर। देखिए, अगर हम नरेंद्र मोदी जी की पत्री की बात करते हैं तो नरेंद्र मोदी जी की पत्री इस टाइम बहुत हॉरोस्कोप में बहुत ही स्ट्रांग योग बने हुए हैं। उनकी वृश्चिक लगन की पत्री है और वृश्चिक लगन और वृश्चिक चंद्र राशि भी उनकी वही है और उनके लगन में जो है चंद्र मंगल योग बना हुआ है। भाग्येश जो है उनका भाग्येश लगन में मंगल के साथ बैठा हुआ है और नीच भंग राजयोग बना रहा है और जो इनकी छवि एक बहुत ही ईमानदार नेता होने के साथ साथ हिंदूवादी नेता के रूप में भी दर्शाती है और ये छवि पूरे भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि विश्व में भी इनकी छवि का डंका बजता हुआ नजर आ रहा है। चंद्रमा नीच का है लेकिन मंगल के साथ बैठकर ये जो नीच भंग राजयोग बना रहा है ये बहुत ही भाग्यशाली योग होता है और मंगल केंद्र में अपनी ही राशि का इन्हें बहुत ज्यादा प्रभावशाली बना रहा है और ये एक बहुत ही प्रभावशाली योग भी बनाता है जिसे हम रुचक योग कहते हैं, जो एक तरह का राजयोग होता है पत्री में। एक और योग की बात करें तो केंद्र त्रिकोण का कॉम्बिनेशन बन रहा है जो लक्ष्मी नारायण योग बना रहा है, जो इस टाइम पे इन्हें बहुत ही सामर्थ्य हासिल करता हुआ दिखा रहा है। पंचम भाव की यदि हम नरेंद्र मोदी की कुंडली की बात करें तो पंचम भाव में राहु है जो इन्हें संतान सुख नहीं दे रहा है और ऐसे में जब इंसान का घर परिवार का मोह नहीं होता है तो या तो वो सन्यासी बन जाता है या फिर वो राज्य की सेवा में या समाज सेवा में लग जाता है। यहाँ मोदी जी हमें राजनीति के द्वारा समाज की सेवा करते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए हम प्रधानमंत्री मोदी की कुंडली पर अलग से भी चर्चा करेंगे,
उसके बाद हम दूसरे मेहमानों का भी रुख कर लेते हैं और जान लेते हैं कि सीट प्रोजेक्शंस क्या है। फिर उसके बाद अलग अलग नेताओं की चर्चा करेंगे। नोना जी, मैं आपके पास आता हूं, टैरो कार्ड क्या बताते हैं? एनडीए के पक्ष में, यूपीए के पक्ष में, या फिर जो दूसरे दल हैं, जो दूसरे गठबंधन है, उनके पक्ष में? देखिए, राजनीति का माहौल तो वैसे ही बहुत गर्म है और उसके साथ साथ बहुत रोचक भी हुआ है। मेरे टैरो रीडिंग के हिसाब से जो आंकड़े आए हैं, ये मैं आपसे शेयर करूंगी। सबसे पहले हम बात करेंगे एनडीए की। एनडीए का कार्ड बहुत स्ट्रांग आया है, जो कि दिखा रहा है कि एनडीए को ज्यादा पॉपुलैरिटी भी मिलेगी। इसमें सबसे ज्यादा जो सीटें हैं 310 से 320 के नंबर के करीब मुझे इनकी आती हुई दिख रही हैं। अगर हम बात करें यूपीए की भी पोजीशन 160 टू 170 के बीच में बहुत स्ट्रांग रहेगी। जो बाकी पार्टीज हैं उनका जो विश्लेषण है वो 50 से 60 के बीच में है। अगर मैं बात करूं इसमें नरेंद्र मोदी जी के कार्ड की, तो वो एक बहुत ही स्ट्रांग लीडर के रूप में आएंगे। इस कार्ड के हिसाब से उनको पहले से भी ज्यादा पॉपुलैरिटी मिलेगी, वो लोगों के दिलों में अपनी जगह और बनाएंगे। और इस बार उनका जो एटीट्यूड होगा वो बहुत फियर्स और बहुत ही भारत को आगे लेके जाने वाला, पूरे विश्व में भारत का नाम करने के लिए ये बहुत ज्यादा काम करेंगे। नोना जी, दूसरा सवाल भी मेरा पूजा जी वाला ही है आपसे कि आप क्या टैरो कार्ड की क्या कुछ ऐसी भविष्यवाणी है, किस तरीके से आपने कैलकुलेशन जो देखा, जो एनडीए के पक्ष में चला गया, यूपीए एक बार फिर सत्ता से बाहर, तो ये स्थिति को जरा आप जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं उनको समझाइए। देखिए, जितने भी इनके एनडीए के कार्ड्स आए हैं, मैंने 5 कार्ड्स निकाले हैं और पांचों ही टैरो के सबसे स्ट्रांग कार्ड्स माने जाते हैं, जिससे कि ये जाहिर हो रहा है कि एनडीए की जो पोजीशन है वो देश में बहुत स्ट्रांग होने के का जो कारण है वो ये है कि वो जनता के इमोशंस के साथ बहुत जुड़े हुए थे। सबसे पहला योग तो ये दिखा रहा है। दूसरा योग ये दिखा रहा है कि एनडीए का जो स्पेशली जो उनके लीडर हैं मोदी जी, उनकी जो पॉपुलैरिटी है उसने बहुत इफेक्ट किया है। उसके कारण इनके जो नंबर्स ऑफ वो है परसेंटेज वोटिंग की, वो बहुत ज्यादा आगे आएगी। तीसरा योग ये बन रहा है कि मोदी जी को जो कार्ड्स हैं वो एक बहुत ही डेडिकेटेड एंड पेट्रियोटिक पर्सन की तरह दिखा रहे हैं, जो कि देश को बहुत आगे लेके जाएंगे। चलिए, चूंकि मोदी जी की आपने चर्चा छेड़ दी, तो मैं पूजा जी एक बार फिर से आपके पास आता हूं कि क्या वो आपने कुंडली तो बताई, लेकिन कुंडली के जरिए क्या वो ग्रह नक्षत्र है या फिर जो लग्न है जिसकी आप चर्चा कर रही थी, मैं चाहूंगा कि जरा एक बार विस्तार से आप बताइए कि कैसे उनकी जीत मजबूत होती दिख रही है, संभावनाएं कैसे प्रबल होती जा रही हैं 2019 में जीत की? जी जरूर। देखिए, 27 फरवरी 2019 से मोदी जी की चंद्रमा में केतु का अंतर शुरू हो गया है और जो 28 सितंबर 2019 तक चलेगा। केतु इनकी कुंडली में लाभ भाव में बैठा है, सूर्य और बुध के साथ बैठा हुआ है। केतु की दृष्टि जो है पंचम भाव पे भी पड़ रही है और इसी वजह से ये ग्रहों का संकेत ये दे रहा है कि अगली लोकसभा में अभी की जो इलेक्शंस हैं उसमें इनका संघर्ष तो रहेगा, लेकिन इनकी कुंडली में लाभ भाव में बैठकर जो केतु पंचम भाव को देख रहा है, जनता के घर को देख रहा है, और केतु जो है हमारा ध्वजा का यानी कि झंडे का प्रतीक है जो लाभ भाव में बैठा है, इसलिए मोदी जी का झंडा फिर से लहराता हुआ नजर आ रहा है और इस बार वो दोबारा प्रधानमंत्री अवश्य बनने के उनके बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग चांसेस बन रहे हैं। बिल्कुल। नोना जी, एक बार फिर से मैं आपके पास, और मैं चाहूंगा कि खासतौर पर प्रधानमंत्री मोदी के लिए आप कार्ड निकालें जी, कि कैसे उनके संयोग प्रबल हो रहे हैं 2019 में दोबारा पीएम बनने के लिए। फिर बहुत इंटरेस्टिंग कार्ड्स आए हैं। ये कार्ड्स ये डिपिक्ट कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी जहां भी जो भी एफर्ट करेंगे या जहां पे भी कुछ करना चाहेंगे वो सटीक निशाना लगेगा, जनता का बहुत प्यार मिलेगा। इनके दोनों कार्ड्स जो आए हैं वो कार्ड ऑफ एलिवेशन है, जिसमें कि इंसान बहुत ज्यादा राइज करता है, प्लस इसमें कार्ड ऑफ कंप्लीशन एंड न्यू बिगिनिंग्स है। मतलब कि अभी तक जो भी उन्होंने किया देश के लिए या जो भी भारत के लिए बाहर किया, अब उससे भी बढ़ चढ़ के करने वाले हैं एंड ये 5 साल उनकी जो पॉपुलैरिटी है वो और बढ़ेगी। ठीक है। मैं वर्णिका जी, थोड़ा सा देर से मैं आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि दो बड़े नेताओं की चर्चा कर लूं, फिर मैं एक साथ आपसे बातचीत करूंगा। नोना जी, मैं एक बार फिर से आपके पास आता हूं। पूजा जी, मैं आपके पास राहुल गांधी की बात थी, चूंकि हमने प्रधानमंत्री मोदी को लगातार चुनौती देते रहे हैं और ये बात ये कहा जा रहा था कि शायद 2019 में अगर कांग्रेस की ज्यादा सीटें आ जाती हैं
तो उनके प्रधानमंत्री बनने के चांसेस हो सकते हैं। तो क्या कुछ उनकी कुंडली क्या कह रही है, प्रधानमंत्री बनने का योग है नहीं है, और कब तक नहीं है, कब तक ऐसी स्थिति है, वो जरा आप दर्शकों को बताइए। जी जरूर। देखिए, जो अभी करंट प्लानिटरी पोजीशन है उसके हिसाब से राहुल गांधी की पत्री में सप्तमेश चंद्रमा की महादशा चल रही है, जो 29 फरवरी 2019 को शुरू हुई है, और उसमें चंद्रमा में शनि का अंतर्दशा चल रही है, जो कुछ हानि के साथ लाभ भी प्रदान करती हुई नजर आ रही है। इस समय इन्हें अपने किसी शुभ चिंतक से हानि होने की संभावनाओं के योग भी बन रहे हैं, और इन्हें साथ साथ बहुत सी चुनौतियों का सामना भी करना पड़ेगा। अभी जो प्लानिटरी पोजीशंस हैं, राहुल गांधी जी की 7.5 का दूसरा चरण भी चल रहा है, जो इनके लिए शुभ नहीं कहा जा सकता है, जो दिखा रहा है कि इनके बने हुए काम थोड़े से बिगड़ते हुए भी नजर आ रहे हैं। और अब 2019 में इनकी राहु की महादशा भी आरंभ होती नजर आ रही है, जो इनके लिए बहुत उत्साहजनक नहीं है, जो इनकी पद और प्रतिष्ठा में कमी भी ला सकती है। राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, ये टिप्पणी करना बहुत ही जल्दबाजी में मैं कहूंगी कि होगा, लेकिन इस वर्ष की कुंडली के अनुसार उनके योग फिलहाल बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं नजर आ रहे हैं। उनके प्रदर्शन में और उनकी क्षमता में एक बदलाव देखा जा सकता है, और एक स्ट्रांग ऑपोजिशन में आते हुए जरूर नजर आ रहे हैं। आपने 7.5 का जिक्र किया, तो ये 7.5 की दशा कब तक है, ये भी मैं चाहूंगा कि आप सामने रखें। देखिए, 7.5 का जो पीरियड होता है वो 7.5 साल का होता है, और इनकी जो 7.5 का दूसरा चरण चल रहा है, तो दूसरे चरण के हिसाब से अभी इनकी लगभग 3-3.5 साल की 7.5 का एक और चरण बचा हुआ है। दूसरा चरण खत्म होने के बाद तीसरा ढैया चलेगा, जो 2.5 साल का और होगा। इसका मतलब माने कि शायद 2024 के जब चुनाव होंगे तो शायद उनकी कुंडली ज्यादा मजबूत होगी। जी बिल्कुल, 2024 के चुनाव में 7.5 खत्म होने के बाद संभावनाएं हैं कि इनकी कुंडली मजबूत हो जाए। चलिए, अब मैं आता हूं नोना जी आपके पास, तो मैं चाहूंगा कि अब आप भी राहुल गांधी के लिए कार्ड निकालें कि आखिरकार क्या वजह है कि वो सत्ता से दूर है। जो राहुल गांधी जी का कार्ड आया है, उसके हिसाब से अगर मैं इनकी जो चांसेस हैं पॉलिटिक्स में शाइन करने की या प्राइम मिनिस्टर बनने की, उसको मैं 20 to 30% के बीच में रखना चाहूंगी इस साल। जी, क्योंकि उनके लिए पॉलिटिक्स जो है, पॉलिटिक्स से बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्टरी कार्ड आया है कि परहैप्स पॉलिटिक्स उनका सब्जेक्ट नहीं है। ही नीड्स टू रीइवैल्यूएट। अभी जो उनको सामने चीजें दिख रही हैं वो सब इल्यूजन्स हैं, एंड ही हैज हाई होप्स एंड ही हैज ओवर कॉन्फिडेंस इन हिम। तो आई रियली थिंक कि उनको अपना इस ओवर कॉन्फिडेंस से हटके, इल्यूजन से हटके सच्चाई और रियलिटी को देखना चाहिए, और उसके हिसाब से अपनी जिंदगी को आगे लेके जाना चाहिए। अक्सर विपक्षी दल ये आरोप लगाते रहते हैं कि राहुल गांधी राजनीति के लिए बने नहीं, आप गांधी परिवार से हैं इसलिए उनको आगे कर दिया जाता है। तो क्या आपके कार्ड इस ओर इशारा कर रहे हैं? जी, मेरे कार्ड्स बिल्कुल ही कह रहे हैं ओपनली कि पॉलिटिक्स इज नॉट मेंट फॉर हिम। चलिए, एक और सवाल मैं अब बड़े नेता की ओर लेकर मैं आगे बढ़ता हूं, और पूजा जी मैं आपके पास आता हूं। जी, खासतौर पर उत्तर प्रदेश के अंदर महागठबंधन बना, और इस आधार पर बना कि यहां पर चुनौती बड़ी होगी, सबसे बड़ा राज्य है, सबसे ज्यादा सीटें 80 सीटें हैं, और एसपी बीएसपी अपनी सालों पुरानी दुश्मनी भुलाकर साथ आए कि जातीय समीकरण एक साथ जुड़ जाएंगे, वोट ट्रांसफर हो जाएगा और शायद बड़ी जीत होगी, तो उसके आधार पर दिल्ली की गद्दी पर जो है दावेदारी मजबूत हो जाएगी। मैं चाहूंगा कि आप सबसे पहले अब आप मायावती के लिए आप अपनी भविष्यवाणी करिए कि क्या कुछ उनकी कुंडली क्या कहती है। देखिए, मायावती की कुंडली की यदि हम बात करें तो उनकी राशि जो है, चंद्र राशि है मकर, और उनका लगन जो है वो कर्क है। सिंह का गुरु उनके धन भाव में बैठा है, वृश्चिक का राहु, शनि और मंगल पंचम भाव में बैठा है, मकर का सूर्य बुध चंद्रमा सप्तम भाव में बैठा है, और कुंभ का शुक्र अष्टम भाव में, वृष का केतु लाभ भाव में बैठा है। मायावती की भी 7.5 का समय चल रहा है, जो उनके लिए बहुत ही नकारात्मक काल नजर आ रहा है। आम जनता का कारक जो शनि होता है, सैटर्न जिसे हम कहते हैं, उनकी राशि से 12वें भाव में चल रहा है, जिसकी वजह से मायावती जी को आम जनता से इतने शुभ और अच्छे परिणाम नहीं मिलते हुए नजर आ रहे हैं। उन्हें अपनी ही पार्टी के अंदर छुपे हुए गुप्त शत्रुओं से सावधान रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है। मायावती उत्तर प्रदेश में दलित वर्ग का विश्वास जीतने में थोड़ी बहुत कामयाब हो सकती हैं, और उनकी सिर्फ उत्तर प्रदेश में थोड़ी सी छवि बेहतर होती नजर आ रही है, लेकिन अगर हम इसकी बात करें तो उसमें कोई बहुत अच्छे परिणाम
नहीं नजर आ रहे हैं। चलिए, तो मुझे लगता है कि जो हमने एग्जिट पोल में दिखाया है कि कुछ सीट्स गेन हो रही हैं, क्योंकि 2014 के चुनाव में उन्हें कोई सीट नहीं मिली थी, 0 पर खाता अटक गया था। तो मुझे लगता है कि आपकी इस कुंडली के आधार पर कुछ सीटें तो मिलेंगी, जैसा कि एग्जिट पोल में दिखाया गया। जी जरूर, कुछ सीटें मिलने की संभावना है, लेकिन बहुत ज्यादा अच्छा योग नहीं नजर आ रहा है इनकी पत्री से। ठीक है, मैं एक सवाल और डोना जी से लेता हूं, फिर मैं वर्णिका जी का रुख करूंगा। मैं चाहूंगा कि आप भी बसपा सुप्रीमो मायावती के लिए अपने कार्ड का जो कैलकुलेशन है वो देश के सामने रखें। मायावती जी के लिए ये जो टाइम पीरियड है ये बहुत स्ट्रगल का टाइम दिखा रहा है। बैक स्टैबिंग होने के, जैसे कि इन्होंने भी कहा पूजा जी ने, कि उनके अपने ही पार्टी के अंदर उनके शत्रु बैठे होंगे जिनसे कि उनको बहुत सावधान रहने की जरूरत है। जो लोग उनकी आंखों में या उनकी नजरों में बहुत अच्छा बन रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उनकी आंखों में या उनकी नजरों में बहुत अच्छा बन रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उनके फेवर में नहीं है और वो उनके अगेंस्ट जाके कुछ भी कर सकते हैं। सबसे बड़ी चुनौती उनकी ये रहेगी कि उनको ये लगेगा कि हाँ चीजें ठीक हैं, उनका जो थॉट प्रोसेस है वो उस डायरेक्शन में जाएगा ही नहीं कि मुझे चीजें ठीक कैसे करनी है। उनको भी ओवर कॉन्फिडेंस का कार्ड दिखा रहे हैं कि ओवर कॉन्फिडेंस बहुत रहेगा, जिसके कारण कि वो कुछ चीजों से अपने आप को विड्रॉ कर लेंगी और जितना उनको मेहनत करके या जितना अपने आप को आगे इम्पोज करना चाहिए वो नहीं करेंगी। ओवरऑल अगर मैं बोलूं तो मायावती जी का भी योग कोई बहुत अच्छा नहीं लग रहा है मुझे इस पर। लेकिन 2014 की तुलना में बेहतर, 2014 की तुलना में बेहतर हो सकता है, बट बहुत ज्यादा बेहतर नहीं। एवरेज रिजल्ट नजर आ रहा है मुझे, उसके ऊपर मुझे नहीं लग रहा कि उनको बहुत ज्यादा सक्सेस मिलने के चांसेस हैं। ठीक है, अब मैं वर्णिका जी का रुख करता हूं। जब चुनावों के नतीजे आते हैं तो नंबर सबसे ज्यादा अहम हो जाते हैं, क्योंकि उन्हीं नंबर्स के आधार पर जो है सरकार बनती है। सरकार के बनने और बिगड़ने का खेल होता है। 272 मैजिक नंबर होता है। मैं चाहूंगा कि आप नंबर्स के जरिए बताएं कि एनडीए, यूपीए या फिर अदर्स किसका पलड़ा मजबूत है, नंबर्स किसके हक में? देखिए, नंबर देखा जाए तो सबसे ज्यादा एनडीए को ही मिलेंगे। अप्रोक्सीमेटली आप मान लीजिए 290 से 300 के बीच में, यानी कंप्लीट मेजोरिटी। दूसरा है यूपीए जो कि 110 से लेकर 120 इसके बीच में, और बाकी हैं अदर्स फिर 130 से लेकर 135। अच्छा, ये नंबर्स का कैलकुलेशन कैसे रहा? मैं अगर आप दर्शकों को समझाएं तो ये भी जरा आप उनके लिए जानना बड़ा दिलचस्प रहेगा। देखिए, नंबर ये है कि अभी तक जितने भी आपने क्या नाम है मोदी जी के जितने भी एरियाज हैं, हमने उनको बेसिस पे कैलकुलेट करके और उसके बाद हमने नंबर ऑफ जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनका एनालिसिस करके एक सर्वे निकाला है। ठीक है, चलिए यहाँ पर एक ब्रेक ले लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो एक बार फिर से वर्णिका जी का ही रुख करेंगे और उस समय ये जानेंगे तस्वीर कि राहुल गांधी को लेकर नंबर्स क्या कहते हैं, नंबर्स उनके हक में हैं या फिर नहीं है, क्योंकि हमारे दो भविष्यवक्ताओं ने तो कह दिया कि उनके अभी पीएम बनने के योग नहीं है। कम से कम 2024 में शायद कुछ स्थिति बेहतर हो सकती है। एक ब्रेक लेते हैं, जल्द वापस लौट। ब्रेक के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। देश के चुनाव के बाद अलग अलग एजेंसियों का एग्जिट पोल हमने आपको दिखाया और अलग अलग एजेंसियों के एग्जिट पोल के बाद हम आपके सामने रख रहे हैं ज्योतिषियों का सबसे बड़ा एग्जिट पोल। लेकिन यहां पर आपको यह बता दें कि इस कार्यक्रम को दिखाने का हमारा मकसद कतई भी कोई अंधविश्वास फैलाना नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग ज्योतिष कैलकुलेशन को जानना चाहते हैं, ज्योतिषीय गणना के आधार पर वो जानना चाहते हैं कि किसके योग में प्रधानमंत्री बनना लिखा हुआ है, किस पार्टी का कैलकुलेशन क्या कुछ है, अलग अलग सितारों के हिसाब से। इसीलिए हम तीनों मेहमानों का एक बार फिर से रुख करते हैं। पूजा जी हमारे साथ हैं, नोना जी हैं और वर्णिका जी हैं। मैं चाहूंगा कि सबसे पहले एक बार फिर से जो सीट प्रोजेक्शन था वो देश के सामने रख दिया जाए, क्योंकि असल में लोगों की दिलचस्पी ओवरऑल आंकड़े को लेकर होती है, ओवरऑल नंबर्स को लेकर होती है कि किस दल के हिस्से, किस गठबंधन के हिस्से कितनी सीटें। तो सबसे पहले पूजा जी, आपका सीट प्रोजेक्शन। जी जरूर। देखिए, जो सीट प्रोजेक्शन के हिसाब से एनडीए को 300 के आसपास सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। यूपीए की यदि हम बात करें तो यूपीए को 100 के आसपास सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं और अदर पार्टी की हम बात कर रहे हैं तो उनको 100 से 120 के बीच में सीटें मिलती हुई नजर आ रही है और एनडीए का बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, नोना जी आपके कार्ड्स क्या कहते हैं, किस दल के हिस्से, किस गठबंधन के हिस्से कितनी सीटें? जी, अगर हम एनडीए की बात करें तो एनडीए को 310 से 320 सीट्स मिलती नजर आ रही हैं। यूपीए को कार्ड्स के हिसाब से 160 से 170 सीट्स मिलती नजर आ रही हैं और बाकी पार्टीज को 50 से 60। तो अगर हम ओवरऑल देखें तो एनडीए का बहुमत ही है जो कार्ड्स रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, मैं इसी तरीके से मैं अपने तीसरे मेहमान का रुख करता हूं। वर्णिका जी, आपके नंबर्स किसके फेवर में?
देखिए, मेरे नंबर्स तो एनडीए के फेवर में हैं, 290 से लेकर 300, और यूपीए का जाता है करीब 110 से लेकर 120, और बाकी जो पार्टीज हैं जिसमें कि आता है आपका बीएसपी, एसपी और बाकी अदर पार्टीज, वो आता है करीब 130। तो जो बड़ी बात हमारे तीनों ज्योतिषियों के गणना के आधार पर निकली है वो ये कि एनडीए पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में वापसी कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर से जब 23 तारीख को असल नतीजे आएंगे तो कम से कम उनके गृह नक्षत्र तो कहते हैं कि वो एक बार फिर से देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। उस दिन तस्वीर साफ हो जाएगी। मैं चाहूंगा, चूंकि जब जिक्र प्रधानमंत्री मोदी का हो गया है, तो पूजा जी एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी की कुंडली आप देश के सामने रख दीजिए और बताइए कि आखिरकार वो क्या बड़ी बातें हैं उनकी कुंडली में, क्या ग्रह नक्षत्र है, कैलकुलेशन क्या है जिसके आधार पर ये संयोग मजबूत हो रहा है कि वो एक बार फिर से देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। जी जरूर। देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि वृश्चिक लगन की पत्री है प्रधानमंत्री की, और लगन में चंद्र मंगल योग बना रहा है जो बहुत ही प्रभावशाली योग माना जाता है। इनकी छवि बहुत ही ईमानदार और कट्टर नेता के रूप में बन रही है। चंद्रमा इनका भाग्येश होके, नीच का होके मंगल के साथ लगन में बैठा हुआ है, जो कि नीच भंग राजयोग बनाता है, जो एक अत्यंत भाग्यशाली योग है। और मंगल अपने ही राशि का होके रुचक योग बना रहा है, जो एक तरह का उत्तम राजयोग माना जाता है। और यहाँ पे केंद्र और त्रिकोण के स्वामी का भी मिलन हो रहा है, जो एक महायोग बना रहा है, लक्ष्मी नारायण योग जिसे कहते हैं। और यह योग जो होता है, यह कर्म क्षेत्र को धनवान बनाने में बहुत ही समर्थ रखता है। तो ये आपने बातें बताई। मैं एक बार फिर से नोना जी का रुख करूंगा कि एक बार आप प्रधानमंत्री मोदी के लिए एक बार फिर से कार्ड्स निकालें, क्योंकि अगर कार्ड और तमाम गणनाएं ये कह रही हैं कि वो देश के एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे, तो देश ये जरूर जानना चाहेगा कि आखिरकार कार्ड्स का कैलकुलेशन कैसे उनके फेवर में। देखिए, जो उनका कार्ड आया है प्रधानमंत्री मोदी जी का, वो कार्ड डेडिकेशन, हार्डवर्क ये डिपिक्ट करता है। इसके अलावा देश के प्रति प्यार और संपूर्ण त्याग। ऐसे इंसान जो होता है वो अत्यंत लोकप्रिय होता है और जनता का उसको भरपूर प्यार मिलता है। तो ओवरऑल मोदी जी के लिए जो कार्ड्स हैं वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव और स्ट्रांग हैं। ठीक है, मैं बंडिका जी आपके पास इसी सवाल के साथ आता हूं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी का जिक्र हुआ, तो नंबर्स कैसे उनके फेवर में है, क्या कुछ नंबर्स कहते हैं उनके लिए? जी बिल्कुल। 17 सितंबर 1950 ये मोदी जी का जन्म तिथि है, और अगर आप देखें तो 17 का अगर आप जोड़ें तो 8 नंबर आता है, और 8 है शनि का नंबर। जिनका भी 8 नंबर होता है वो लोग बहुत ही ज्यादा मेहनती होते हैं और धार्मिक भी होते हैं, अपने काम के लिए जुझारू होते हैं। तो इस हिसाब से मोदी जी का जो नंबर है वो बहुत ही ज्यादा मेहनती वाला है, और उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे सैक्रिफाइसेस किए हैं। तो डेफिनेटली उनका ये नंबर जो है 8, ये आगे अंग ज्योतिष के हिसाब से बहुत अच्छा है। आपने शनि का जिक्र कर दिया, तो ये कहा जाता है कि शनि बहुत ज्यादा फायदा भी पहुंचाते हैं अगर पॉजिटिव रहे तो इस कैलकुलेशन को राहुल गांधी और प्रधानमंत्री मोदी अगर दोनों की तुलना की जाए, क्योंकि पूजा जी ने जिक्र किया था कि शनि की 7.5 चल रही है, मैं चाहूंगा जरा ये फर्क आप लोगों को समझाएं। देखिए, मोदी जी का तो है शनि 8 नंबर, और राहुल जी का है नंबर 1 जो कि है सूर्य का नंबर। पर अगर देखा जाए तो शनि जो है उसमें आपको बहुत तप करना पड़ता है शनि के लिए। अगर आपका शनि अच्छा है उसके लिए भी आपको तप करना पड़ेगा, तभी आपका काम आगे बढ़ेगा। तो अगर आप देखें तो उन्होंने अपने पूरे कार्यकाल में मोदी जी ने काफी मेहनत की है आगे बढ़ने के लिए, और उन्होंने काफी चीजें अपनी जिंदगी में छोड़ी भी हैं। तो आपका ये मतलब है कि जो उनका त्याग रहा, जो उनकी मेहनत है, उसने अंकों को उनके फेवर में लाकर खड़ा कर दिया। बिल्कुल ठीक है। चलिए, एक सवाल मैं राहुल गांधी को लेकर, राहुल गांधी के नंबर्स क्या कहते हैं? देखिए, राहुल गांधी का नंबर 1 है जो कि सूर्य का नंबर है, और वो भी बहुत क्रिएटिव इंसान है, बहुत ही स्ट्रांग है। बट कहीं ना कहीं वो अपने आप उन्होंने जिंदगी में डिसीजंस नहीं लिए हैं। ये उनका जो नंबरों का है, जो संख्या है वो दिखाती है। सूर्य का नंबर तो नेम एंड फेम बहुत है उनका, बट फिर भी उनका जो थोड़ा सा नेचर है वो स्टबर्न है। वो अकेले चलना चाहते हैं, पर अकेले उनको चलने नहीं दिया जा रहा है, उनको अपने हिसाब से नहीं चलने दिया जा रहा है, इसलिए शायद वो आगे नहीं बढ़ पा रहे। खैर, अगर ये पॉलिटिकल डिबेट शो होता तो मुझे लगता है कि शायद आपकी इस बात पर विवाद ज्यादा होता। जी बिल्कुल। बहस आगे बढ़ते कि क्या कांग्रेस में उनको डिसीजन नहीं लेने दिया जाता है। चलिए, मैं पूजा जी आपका रुख करूंगा,
और हमने मायावती की बातचीत कर ली थी। मैं चाहूंगा ममता बनर्जी के सितारे क्या कुछ कह रहे हैं। जी जरूर जी, ममता जी की यदि हम पत्री देख रहे हैं तो उनका जन्म का लगन जो है वो मकर राशि का है, और मकर लगन के अनुसार गोचर फल में यदि देखा जाए तो 12वें घर का लगन से गोचर का शनि जो होता है वो हानिकारक होता है, और एक तरह से लगन राशि पर 7.5 का प्रभाव इनके भी बना हुआ है। अप्रैल महीने में चुनाव के समय में बृहस्पति और शनि दोनों ही धनु राशि में होना, और फिर मई में बृहस्पति का वक्री हो जाना, वृश्चिक राशि में आ जाना आगामी चुनाव में ममता बनर्जी के लिए बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता है। इस वर्ष ममता जी की छवि पर थोड़ा सा बुरा असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है, साथ ही साथ राज्य में उनके प्रभाव में कमी भी आती हुई नजर आ रही है। साथ ही राहु की महादशा में मंगल की अंतर्दशा एक हानिकारक समय माना जाता है, जो जुलाई 2018 से शुरू हुआ है इनकी पत्री में और रहेगा जुलाई 2019 तक। इसके कारण इनकी इमेज पर थोड़ा सा नेगेटिव असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही ये कानूनी विवाद और राजनीतिक विरोध का भी सामना करती हुई नजर आ रही हैं। तो आपके इस बात का हम मतलब निकालें कि जो एजेंसियों के एग्जिट पोल रहे हैं उसमें बीजेपी को गेन दिखाया गया, टीएमसी को यानी जो उनकी पार्टी है उसको नुकसान में दिखाया गया, तो इसकी वजह से ये प्रोजेक्शन में अंतर दिखेगा। जी बिल्कुल, इसी की वजह से इस प्रोजेक्शन में अंतर दिखेगा। कितना डिफरेंस रह सकता है आपके हिसाब से? देखिए 20-30% का डिफरेंस रह सकता है। 20-30 का डिफरेंस। यही सवाल मैं नोना जी आपसे करूंगा कि आप ममता बनर्जी के लिए अपने कार्ड्स निकालिए और बताइए क्या डिफरेंस, क्या अंतर है। ममता बनर्जी जी के लिए जो कार्ड आया है, इस कार्ड के हिसाब से आने वाले 2 साल उनके लिए बहुत ही चिंताग्रस्त रहने वाले हो सकते हैं। मेंटल स्ट्रेस से बहुत ज्यादा गुजरेंगी, रातों की नींद हराम होने के चांसेस हैं, और अगर वो लॉ को अबाइड नहीं करेंगी, उनके लिए लॉ को अबाइड करना बहुत जरूरी है। अगर वो लॉफुली चीजें नहीं करेंगी तो उनकी रेपुटेशन पे बहुत बड़ा धब्बा लगने के चांसेस हैं। ओवरऑल में देखूं तो आने वाले 2 साल के लिए कार्ड्स बहुत नेगेटिव दिखा रहे हैं। और सीट की अगर बातचीत हम करें तो जो नुकसान एजेंसियों के एग्जिट पोल बता रहे हैं, आपके कार्ड्स क्या कहते हैं? देखिए, अगर मैं डिफरेंस की बात करूं तो कार्ड्स के हिसाब से 30-40% डिफरेंस रहेगा, यानी 30 से 40% का उन्हें नुकसान हो सकता है पिछले चुनाव के तुलना में। बिल्कुल ठीक है। इसी सवाल के साथ मैं वर्णिका जी आपके पास आता हूं। मैं चाहूंगा कि ममता बनर्जी के नंबर्स क्या कुछ कह रहे हैं, और जो अंतर या फिर नुकसान की बात की तो इन्होंने कह दी, आपके हिसाब से क्या कुछ अंतर रहेगा पिछली बार की तुलना में? देखिए, ममता जी का जो अंक ज्योतिष है वो नंबर 5 है, और नंबर 5 जो है वो मरकरी का है। तो इस समय उनका अच्छा जा रहा है, पर आगे इनका 2019 का जो अभी जो इलेक्शन में आने वाला रिजल्ट है वो जरूरी नहीं है कि वो फेवर में रहेगा, क्योंकि जैसा इन्होंने कहा कि थोड़ा उनको बदलाव लाने की जरूरत है, थोड़ा वो जिद्दी ना हो। तो अगर वो ऐसा छोड़ देंगे जिद्दी तो हो सकता है नंबर्स अच्छे हैं फिर भी उन्हें नुकसान होगा। बिल्कुल। इसकी वजह है कि देखिए, अंक ज्योतिष में सिर्फ नंबर का ही मैं बता सकती हूँ आपको कि 5 नंबर है, मरकरी है, अच्छा है, पर फिर भी इनका जो कैलकुलेशन आया है हमारी न्यूमरोलॉजी के हिसाब से वो इस साल अच्छा नहीं है। हो सकता है अगले इलेक्शन तक अच्छा आ जाए, अगले इलेक्शन तक शायद स्थिति बेहतर हो जाए। चलिए आगे बढ़ाते हैं इस चर्चा को। हमने बातचीत की तमाम बड़े नेताओं की, केसीआर की बातचीत कर ली जाए, क्योंकि केसीआर को लेकर चर्चा हुई है। वो एक फेडरल फ्रंट की लगातार बातचीत करते रहे, वकालत करते रहे हैं, अलग अलग स्तरों पर उन्होंने नेताओं से मुलाकात की है। तो पूजा जी, केसीआर के सितारे क्या कुछ कहते हैं, मैं चाहूंगा कि वो आप देश के सामने रखें। जी जरूर जी, केसीआर जी की यदि हम हॉरोस्कोप की बात करते हैं तो मेष लगन की पत्री है उनकी, और कर्क राशि है केसीआर जी की, और वर्तमान में केसीआर पर राहु की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा और मंगल की प्रति अंतर्दशा चल रही है। राहु मकर राशि में कार्य क्षेत्र यानी कि राजनीति के घर में बैठे हैं, और राहु राजनीतिक जीवन को सफल बनाने में बहुत ही प्रबल ग्रह माना गया है। बुध और सूर्य जो है इनकी लाभ स्थान पर बैठे हैं, जो इनके लिए बुध आदित्य योग बना रहे हैं। इस योग से केसीआर को धन, पद व प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती हुई नजर आ रही है। लेकिन कुंडली में इनकी चंद्रमा का भी ग्रहण योग बना हुआ है, जिसके कारण सुख समृद्धि होने के बावजूद भी कहीं न कहीं मन अशांत नजर आ रहा है। 29 अप्रैल 2019 के बाद दशाओं में इनकी परिवर्तन हुआ है। राहु के साथ शुक्र और राहु शुक्र के साथ अक्टूबर तक रहने वाले हैं, जो कि चंद्रशेखर राव के राजनीतिक करियर में
थोड़ी बहुत उथल पुथल जरूर मचाएंगे, लेकिन साथ ही इनका चुनावी पक्ष जो है, चुनावी परिणाम जो है वो इनके पक्ष में आता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन उनकी जो नजर है वो पूजा जी दिल्ली की सत्ता पर है। राज्य में तो अपनी योजनाओं को लेकर काफी लोकप्रिय हुए, जमीन पर जाकर उन्होंने काम किया और शायद इसलिए वहां पर उन्हें समर्थन भी मिला। लेकिन ये जो अंतर राज्य और केंद्र का है, तो उसके हिसाब से मैं चाहूंगा कि आप कैलकुलेशन थोड़ा सा सामने रखें। जो आपने राहु और शुक्र की दशा की आपने बातचीत की, क्या इसका ये असर रहेगा कि केंद्र में शायद उनकी पकड़ इस बार उतनी मजबूत ना हो पाए जिसकी वो उम्मीद पाले बैठे हैं? जी जरूर, क्योंकि जैसे मैंने कि आपको बताया कि राहु में शुक्र का अंतर है और इनकी अपनी ही पार्टी में थोड़ी सी उथल पुथल होती हुई नजर आ रही है। तो केंद्र की सरकार में इतना उत्तम योग नहीं बन रहा है, लेकिन हाँ अपने ही स्टेट में इनका अच्छा स्ट्रांग योग बन रहा है। ठीक है नोना जी, इसी सवाल के साथ मैं आपके पास आऊंगा। मैं चाहूंगा आप केसीआर के लिए जरूर कार्ड्स निकालें और बताएं कि उनके कार्ड्स क्या कुछ कहते हैं उनके लिए। जी, इनके जो कार्ड्स हैं सबसे पहले तो ये डिपिक्ट करते हैं कि नो डाउट ये जो इंसान है इन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत की है लाइफ में, और जो भी पाया है अपनी मेहनत से ही पाया है। बट अगर हम अभी मौजूदा टाइम की बात करें तो अभी चांसेस ऑफ एलिवेशन है, कार्ड बहुत चेंजेस दिखा रहा है, अपहीवल्स आएंगे, परेशानियां आएंगी, विद इन द पार्टी भी प्रॉब्लम आ सकती है। ओवरऑल चांसेस सेंटर में आने के मुझे बहुत स्ट्रांग नहीं लग रहे हैं। चलिए, आपने मेरे दूसरे सवाल का जवाब आपने खुद ही दे दिया, लेकिन हालांकि वो कोशिश कर रहे हैं अलग अलग दलों के नेताओं से बातचीत एक अलग फ्रंट बने ताकि केंद्र में उनकी भूमिका मजबूत हो सके। मैं चाहूंगा वर्णिका जी आप केसीआर के नंबर्स का कैलकुलेशन दें। देखिए, केसीआर जी का और मोदी जी का नंबर एक ही है, 8 नंबर डेट ऑफ बर्थ। उनका है 17 और केसीआर जी का है 17। अब 8 नंबर वाले जो है वो जैसा बताया कि शनि जो है उनका बहुत अच्छा होता है, तो वो लोग बहुत ही मेहनती होते हैं। तो अगर आप देखें तो केसीआर जी ने भी बहुत मेहनत की है, तो उस हिसाब से अभी उनका उतना अच्छा नहीं है, पर हाँ आगे के टाइम में वो बहुत अच्छा कर लेंगे। अपने स्टेट में उनका बहुत अच्छा रहेगा, बट सेंटर में आने के लिए उनको अभी अगला इलेक्शन देखना पड़ेगा शायद। ठीक है, अगला इलेक्शन देखना पड़ेगा। पूजा जी मैं चाहूंगा कि आखिरी समय है तो थोड़ा सा एक ओवरऑल कंक्लूसिव कमेंट हो उत्तर प्रदेश को लेकर, और साथ ही जो बड़े नेता हैं अखिलेश यादव की हम बातचीत कर लें, प्रधानमंत्री मोदी की बातचीत कर लें, राहुल गांधी की बातचीत कर लें, क्या कुछ आगे आप देखती हैं? 2019 चुनाव का तो हमने बातचीत कर ली, यहां से सियासत इनकी किस करवट बैठने वाली है? देखिए, उत्तर प्रदेश में अगर हम सीटों की बात करें तो बीजेपी की 55 से 65 के बीच में दिख रही है, एसपी की 12 से 15 सीटें नजर आ रही हैं, बीएसपी की 10 से 15 सीटें नजर आ रही हैं, कांग्रेस की 5 से 8 और अदर्स की हम 2 से 4 सीटों की बात कर रहे हैं। ओवरऑल एनडीए की 300 के आसपास सीटें नजर आ रही हैं और यूपीए की 120 से 150 और अदर्स की हमारी 75 से 100 के बीच में सीटें नजर आ रही हैं। और नरेंद्र मोदी जी की जो पत्री है वो बहुत ही स्ट्रांग और अच्छे राजयोग की दशा भी चल रही है इनकी, और बहुत अच्छे प्लानिटरी पोजीशंस अभी चल रही हैं। राहुल गांधी की पत्री में जैसे कि हमने बताया कि 7.5 का योग है और साथ में चंद्रमा में शनि का अंतर चल रहा है जो बहुत ही मेंटल टेंशन दे रहा है, और कहीं ना कहीं अपनी ही पार्टी में इनको विश्वासघात भी मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो इस हिसाब से यदि हम देखें तो मोदी सरकार के वापस आने के बहुत स्ट्रांग और प्रबल योग बन रहे हैं। कम से कम आपकी भविष्यवाणी तो इस बात को सही साबित कर रही है, जो राजनीति में कहा जाता है कि बड़ा राज और यहीं से दिल्ली का जो है रास्ता होकर गुजरता है। नोना जी बहुत जल्दी से 10 से 15 सेकंड में मैं चाहूंगा आप अपना कंक्लूसिव कमेंट। मेरा कंक्लूसिव कमेंट ये है कि यूपी में अगर हम देखें तो बीजेपी की 60 to 62 सीट्स नजर आ रही हैं, एसपी बीएसपी की 16 to 18 सीट्स नजर आ रही हैं, कांग्रेस की 2 to 5 सीट्स नजर आ रही हैं और अदर्स की 0 to 1। ओवरऑल मोदी जी का ही जो शासन मुझे वापस आता नजर आ रहा है। ठीक है, वर्णिका जी जल्दी से आपसे 10 सेकंड में। जी, बीजेपी का मैं कहूंगी कि 50 से 55 और बीएसपी और एसपी का मिलाकर होगा करीब 23 से 24। ठीक है। और बाकी है कांग्रेस का शायद 1 या 2। चलिए ठीक है, कम से कम तीनों यहां पर हमारे मेहमानों ने कहा कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी को बड़ी जीत मिलने वाली है, यानी नुकसान बहुत ज्यादा नहीं होने वाला है। चलिए, आप सबका हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये एक हमने ज्योतिष कैलकुलेशन के आधार पर आपके सामने तस्वीर रखने की कोशिश की है कि 2019 चुनावों के नतीजों की तस्वीर क्या हो सकती है। हम एक बार फिर से आपको आखिर में ये बता दें कि सिर्फ हम कुछ लोगों के इंटरेस्ट के आधार पर, उनके रुचि के आधार पर इस कैलकुलेशन को आपके सामने रख रहे हैं। कतई हमारा जो मकसद है वो किसी तरह का अंधविश्वास फैलाना नहीं है, लेकिन एक कैलकुलेशन जो कि बहुत लोग मानते हैं, उनका विश्वास है, उस कैलकुलेशन को हमने आपके सामने रखा है। लेकिन असल नतीजे 23 तारीख को आएंगे, जिसका इंतजार है। फिलहाल अभी के लिए बस इतना है।